What's up everyone? Welcome back to the channel. This is last video for day 19 of our GNG 2.0 and I know आपको काफ़ी ज़्यादा आज बर्डन लगा होगा ये सब कंप्लीट करने में. इनफैक्ट मुझे खुद लगा जब मुझे ये सब बनाना था एक दिन के अंदर अंदर, तो मेरे लिए भी एक चैलेंज था. बट या एक विल पावर था कि ठीक है यार, करना है तो करना है. एंड लाइफ में मैं पहले भी कई बार बोलता हूँ, ये आपको कुछ भी मुश्किल लगे तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ नॉट हार्ड, इट इज़ जस्ट न्यू. सिर्फ नया है, प्रैक्टिस करते करते सब हो जाएगा, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ द लास्ट वीडियो फॉर टुडे. आज रात तक कंप्लीट करके सोना और सुबह उठ के फिर से रिवीजन लेना 3 बजे से पहले हर चीज़ का, क्योंकि वीडियोस तो 3 बजे से आएंगी, तो उससे पहले आप फ्री हो. उससे पहले अच्छे से रिवीजन लेना, चीज़ें कंप्लीट करना. आओ एक चैप्टर और ख़त्म करेंगे, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और फिर बहुत ज़्यादा प्राउड के साथ, बहुत ज़्यादा अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए सोना कि हाँ यार, हमने कितना बढ़िया काम किया है आज, अपने लिए करा है. और अभी तो शुरुआत है, बोर्ड्स में फोड़ेंगे. चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. शुरू करते हैं बच्चों. ये मैंने आसान सा चैप्टर रखा है क्योंकि मुझे पता है आप ऑलरेडी बहुत ओवरबर्डन फील कर रहे होगे आज. जो बच्चे सिर्फ इकोनॉमिक्स वाले हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो बच्चे हमारे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स जिन्होंने दोनों करना था उनको तो आज काफ़ी बर्डन लगा होगा. बट ईजी सा चैप्टर है, कॉमन सेंस वाला चैप्टर है. मैक्सिमम पोर्शन आप कॉमन सेंस से लिख सकते हो. चलो सबसे पहले आता है बच्चों, व्हाट इज एनवायरमेंट. एनवायरमेंट क्या है? तो भाई जितना भी प्लैनेट पे हमारे इनहेरिटेंस है, जितना भी हमारे आसपास प्लैनेट पे पानी है, हवा है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबको जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा? एनवायरनमेंट बन जाएगा. तो व्हाट इज एनवायरनमेंट? इट इज द टोटल ऑफ प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज. सबको जोड़ दें, जितने भी फोर्सेस हमारे आसपास है सबको कनेक्ट कर दे तो वो क्या बन जाएगा? एनवायरनमेंट बन जाएगा बच्चों. एनवायरनमेंट में दो मेन एलिमेंट्स हैं. बायोटिक, जिसमें हम लिविंग को कंसिडर करते हैं, एबायोटिक, जिसके अंदर हम नॉन लिविंग को कंसिडर करते हैं. बायोटिक में बर्ड्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, इसके अंदर एयर, वाटर, लैंड, ये सब आ जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार एग्जाम में आया है. क्या क्या फंक्शंस हमारा एनवायरनमेंट परफॉर्म करता है? नंबर 1, ये आपको रिसोर्सेज देता है. एनवायरनमेंट से ही आपको सारे रिसोर्सेज मिलते हैं. आप देखते हो वुड है, आप देखते हो वाटर है, आप देखते हो फ्यूल है, ये सब एज अ रिसोर्स यूज होते हैं. सारे रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? एनवायरनमेंट से आते हैं कहीं ना कहीं. तो एनवायरनमेंट प्रोवाइड अस रिन्यूएबल एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नंबर 2, एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट. बच्चों एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है सारा का सारा वेस्ट. आप देखते हो हमारे आसपास कितना वेस्ट प्रोड्यूस होता है, चाहे आप पॉल्यूशन के फॉर्म में ले लो, कितना धुआं, कितना कुछ हम प्रोड्यूस करते हैं, सब हवा में कहीं ना कहीं गायब हो जाता है. कितना ह्यूमन वेस्ट होता है, कितना फैक्ट्रीज से वेस्ट निकल रहा होता है, सब कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में ऑब्जॉर्ब हो जाता है. तो ये सब क्या है? ये सब एनवायरनमेंट की क्वालिटीज हैं और इसी को एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी भी बोलते हैं बच्चों. एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या होती है? एक कैपेसिटी जितना एनवायरनमेंट वेस्ट को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसकी एक सीमा है. ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड वेस्ट होगा तो होता चला जाएगा, नहीं. एनवायरनमेंट की भी एक लिमिट है वेस्ट एब्जॉर्ब करने की. बट यहाँ पे देखो, एनवायरनमेंट जो है वो एसिमिलेट करता है सारे के सारे वेस्ट को. तो जितना भी प्रोडक्शन, कंजम्पशन से वेस्ट जनरेट हो रहा है, सारा का सारा एनवायरनमेंट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ. बच्चों जो हम जीवित हैं वो एनवायरनमेंट की वजह से ही जीवित हैं. हमें सन चाहिए, सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, सब कहाँ से आ रहा है? सब एनवायरनमेंट से आ रहा है. कुछ भी मिसिंग होगा ना इसमें से हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. चौथा, एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज. एस्थेटिक का मतलब जिसको देख के आपको रिलीफ मिलता है, जिसको देख के आपको पीस मिलता है, जिसको देख के आपको लगता है यार क्या चीज़ है, कितना ब्यूटीफुल है. तो आप देखते हो अलग अलग रिवर्स, ओशंस, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, ये सब जो हमारे लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा बेटर करते हैं, जो हमें बढ़िया लगते हैं, ये सब बच्चों एनवायरनमेंट से ही हमें मिले हैं. अब बच्चों इतना अच्छा एनवायरनमेंट होने के बावजूद भी हमारा एनवायरनमेंट में बहुत सारी क्राइसिस चल रही हैं. हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं. आप देखते हो हमने एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करा है, इसी वजह से हम बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज देखते हैं, अर्थक्वेक्स वगैरह देखते हैं. तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट डिस्टर्ब्ड है. तो ये क्यों हो रहा है? क्या कारण है? नंबर 1, पॉपुलेशन. हर चीज की समस्या बेटा पॉपुलेशन है.
इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, सारे के सारे ट्रीज कट कर करके इंडस्ट्रियल सेटअप करे जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे हैं, तो एनिमल्स भी परेशान, एनवायरमेंट भी परेशान। तो एनवायरमेंटल क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण क्या है? पॉपुलेशन। दूसरा, एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन। बच्चों जरूरत से ज्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है। देखो एनवायरमेंट की ना एक पर्टिकुलर रिसोर्स को बनाने की कैपेसिटी है, ठीक है, यानी एनवायरमेंट की एक कैपेसिटी है। जैसे कोल है, अब कोल कहां से निकलता है? कोल माइन से निकलता है। तो एनवायरमेंट की एक कैपेसिटी है कोयला बनाने की। अगर आप एक समय पे जितनी एनवायरमेंट की दोबारा बनाने की कैपेसिटी है उससे ज्यादा निकाल लोगे बच्चों, तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट तो फिर एक दिन आके रुक जाएगा, बोलेगा हम तो बना ही नहीं सकते भाई कोयला, कैसे बनाए कोल हम, आप इतना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपका जो रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन है वो कम होना चाहिए। किससे? रेट ऑफ रिन्यूअल से। जो एनवायरमेंट रिन्यू कर रहा है रिसोर्स को, उससे कम होना चाहिए रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन। अगर उससे ज्यादा होगा तो दिक्कत आएगी ना। फिलहाल एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तीसरा, बहुत सारे रिसोर्सेज तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज अब देखने को ही नहीं मिले हैं। हम लोग आज ये भी सुनते हैं कि आने वाले टाइम में शायद ड्रिंकिंग वाटर भी ना हो। वाटर लेवल कितना नीचे जाता जा रहा है, नदियां सूखती जा रही हैं, है ना, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। लोगों के गलत कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स हैं, गलत प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स हैं। प्रोडक्शन भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, कंजम्पशन भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, इस वजह से भी एनवायरमेंट हार्म हो रहा है। इसके बाद एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, अपने आप में बेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉल्यूशन। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हो, एक्सट्रैक्ट हीट होना, आसपास बहुत ज्यादा हीट होना। अब ये हीट कैसे हो रही है भाई? बहुत सारे व्हीकल्स की वजह से, फैक्ट्रीज से निकलने वाली हीट की वजह से। तो इतनी ज्यादा हीट हो रही है, ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। बहुत सारे इस तरीके की एनिमल्स हैं जैसे पोलर बियर्स वगैरह, वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो बहुत सारा पानी आ रहा है जिससे फ्लड्स आ रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्या है? पॉल्यूशन की वजह से हमारे सराउंडिंग में इतने ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स हो जाते हैं, जो हमारी जो ओजोन लेयर है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, जो बाहर से यूवी रेज आ रही है उससे बचाती है हमें ओजोन लेयर। अब वो ओजोन लेयर भी खराब होती जा रही है। ओजोन लेयर के अंदर भी एक होल हो गया था, जिसकी वजह से अंदर यूवी रेज आ रही थी, और यूवी रेज से स्किन कैंसर, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हमारे देश में देखने को मिल रही थी। ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो एनवायरमेंटल क्राइसिस के ये अपने आप में रीजंस हैं। देखो बच्चों, अब इंडिया के जो एनवायरमेंट है उसके अंदर मेजर चैलेंज कौन कौन से हैं? सबसे पहला चैलेंज है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन यानी लैंड हो रही है डिग्रेड, लैंड की क्वालिटी खराब हो रही है। देखो लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल, ऑफ वाटर, ऑफ वेजिटेशन कंडीशन। अब सर ये हो क्यों रहा है, क्यों हो रही है क्वालिटी खराब? सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जो पेड़ कट रहे हैं, जरूरत से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, तो क्वालिटी तो खराब होगी। दूसरा, ओवर ग्रेजिंग। कई बार बच्चों हम लोग ना चारा खाने के लिए एनिमल्स को छोड़ते हैं कि चलो तुम ग्रेजिंग कर लो, अब वो कई बार ओवर हो जाती है, जरूरत से ज्यादा ग्रेजिंग कर देते हैं एनिमल्स, जिस वजह से क्वालिटी खराब हो जाती है। एनक्रोचमेंट इनटू द फॉरेस्ट लैंड्स, फॉरेस्ट को काट काट के इंडस्ट्रीज बनाई जा रही है, वहां पे कब्जे किए जा रहे हैं, गलत है। नॉन एडॉप्शन ऑफ सॉइल कंजर्वेटिव मेजर्स, हम लोग सॉइल को बचाने के लिए कोई मेजर्स नहीं ले रहे, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सॉइल। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दोज मेजर्स जिससे हम सॉइल को बचा पाए। फ्यूल वुड को बहुत ज्यादा, ये अभी मैं कोयले की बात कर रहा था ना बच्चों, इस तरीके के रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, एनवायरमेंट को डिस्टर्ब किया जा रहा है। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। सबसे पहला बेटा लैंड डिग्रेडेशन हो गया एक प्रॉब्लम। दूसरा बच्चों डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। अब डिफॉरेस्टेशन मैंने आपको बताया, लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। एंड सॉइल इरोजन क्या होता है? जब सॉइल की जो सबसे अच्छी टॉप लेयर होती है, सबसे फर्टाइल लेयर, वो वॉश आउट हो जाती है फ्लड्स की वजह से, हैवी रेन्स की वजह से, उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है बेटा। सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस व्हेन सरफेस सॉइल इज वॉश्ड अवे थ्रू एक्सेसिव रेन्स एंड फ्लड्स। वाटर पॉल्यूशन सब जानते हैं, इसको मैं क्या ही बताऊं। पानी के अंदर जब वेस्ट डिस्पोज किया जाता है फैक्ट्रीज के थ्रू, घरों के थ्रू, दिल्ली में हम देखते हैं यमुना का कितना बुरा हाल है। इनफैक्ट हरिद्वार हमारे घर के पास में ही है, तो वहाँ पे गंगा जी का बहुत बुरा हाल है। लोग पॉली बैग्स पैक, ये पैक, वो दुनिया भर का वेस्टेज, घरों से सारा वेस्ट जा रहा है जी वहीं पे। हमारी जितनी भी हमारी नदियाँ हैं उन सब में पॉल्यूशन कहीं ना कहीं हो रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब होता है बेटा हमारे पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स हैं जो अब एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं और आने वाले समय में शायद और ज़्यादा हो जाएंगी, तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी लॉस बोल देते हैं। इट रेफर्स टू एवरी लिविंग थिंग इंक्लूडिंग प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स, ह्यूमंस, इन सबका कहीं ना कहीं लॉस हमें देखने को मिल रहा है। एयर पॉल्यूशन बेटा सब जानते हैं, जब हवा में पॉल्यूशन हो, वो कहाँ से हो रहा है? व्हीकल से हो रहा है, फैक्ट्रीज से गैस निकल रही है, स्मोक निकल रही है, ये एयर पॉल्यूशन है। अब कैसे हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सावधान इंडिया सवाल जरूर पूछ सकता है एग्जाम में, ऑल्दो आप खुद भी लिख सकते हो ये, लेकिन पता होना चाहिए। सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करो भाई। अगर मेट्रो पे बंदे बैठ के जा सकते हैं तो मेट्रो पे जाओ ना, सब अपनी अपनी पर्सनल व्हीकल्स मत यूज करो, प्राइवेट व्हीकल्स की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। तो जहां पे 20 गाड़ियों से स्मोक निकलनी है वहां एक से ही निकलेगी ना यार, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। क्लीनर फ्यूल्स यूज करो, पेट्रोल डीजल की जगह सीएनजी यूज करो, है ना। पेट्रोल डीजल ज्यादा हार्मफुल है, सीएनजी बेटर चीज है एनवायरमेंट के लिए, तो सीएनजी यूज किया जाए। एलपीजी यूज किया जाए घरों में, राइट, घर के अंदर जो हम लोग फ्यूल यूज करते हैं वो एलपीजी यूज किया जाए। उसके साथ साथ अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज किए जाए, जैसे कि हम लोग सोलर एनर्जी यूज करें, विंड एनर्जी यूज करें, इससे भी हमारा पॉल्यूशन बचेगा। उसके साथ साथ हम पानी भी बचा पाएंगे, रिसोर्स भी बचा पाएंगे, एनवायरनमेंट को भी सेव कर पाएंगे। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस तरीके की चीजें यूटिलाइज करनी चाहिए। यहां से बच्चों हम बचा सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से। इसके बाद बच्चों एनवायरनमेंट क्यों डिग्रेड हो रहा है? एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के क्या रीजंस हैं? व्हाट आर द रीजंस फॉर एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन? नंबर 1 फिर से पॉपुलेशन, जनसंख्या। बच्चों मैं तो बोलता हूं ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो ज्यादा घर चाहिए, ज्यादा ट्रीज कट होंगे, अर्बनाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इससे नुकसान हो रहा है ना बेटा। अर्बनाइजेशन क्या है? जब गांव छोड़ के लोग शहर में आते हैं तो आप देखते हो शहर में इतनी दूर दूर तक लोग बस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी तो खराब कर रहा है। दूसरा, गरीबी बहुत ज्यादा है, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अब इतनी ज्यादा गरीबी है, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है काम करने का, तो फिर जंगलों में जाते हैं, पेड़ काटते हैं, उन पेड़ों को बेचते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को हार्म तो कर ही रहा है ना। तो गरीबी को सुधारना चाहिए सरकार को। अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा होती जा रही है, ये मैंने आपको बताया। रूरल एरियाज में, बड़े बड़े गाँव में भी आजकल शहर बन चुके हैं, हर गाँव में हर तरीके की चीजें आ चुकी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, लोगों ने अपने पूरे पूरे खेत बेच के वहां पे घर बना लिए बड़े बड़े। तो गांव में भी अब कई जगह बच्चों, हाँ बहुत जगह अभी भी गांव ऐसे ही है जैसे पहले हुआ करते थे, लेकिन स्टिल आज की डेट में बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो चुका है, जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को हार्म तो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद केमिकल, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा यूज होने लगे, जिससे सॉइल की क्वालिटी भी खराब होती है, जिससे जो आपका प्लांट है वो भी खराब है, आप उसको कंज्यूम करोगे तो आपकी हेल्थ के लिए भी खराब है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, हर बच्चे को अपनी बाइक चाहिए, यस हर बच्चे को बाइक, गाड़ी चाहिए, तो पॉल्यूशन तो हो रहा है बेटा। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से लग रही हैं। अब इंडस्ट्रीज से क्या होता है बच्चों, एक तो देखो इनको रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए चलने के लिए, फ्यूल्स वगैरह चाहिए, वो सब नेचर से आएंगे तो एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन होगा। दूसरा, इंडस्ट्री कहाँ लग रही है, वही वाली बात है कि पेड़ काट काट के, जंगल काट काट के इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है, वो भी अपने आप में हार्मफुल है। तो ये सब बच्चों एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कॉजेज में आ जाता है। अगली प्रॉब्लम आती है ग्लोबल वार्मिंग। मैंने आपको पीछे भी बताया, जब ऑब्जर्व्ड और प्रोजेक्टेड टेम्परेचर बढ़ने लगता है अर्थ के एटमॉस्फेयर का और ओशंस का, उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो बर्न हो रहे हैं उसकी वजह से, पेड़ बहुत ज्यादा कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो ऑक्सीजन पेड़ देते हैं वो हमें कम देखने को मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसके साथ साथ कैटल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, कैटल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उससे डिफॉरेस्टेशन, वही पेड़ों का कटना हो रहा है। मीथेन प्रोडक्शन हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के मल्टीपल रीजंस बच्चों हम देख रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। देन ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये भी मैंने आपको पीछे अभी चैप्टर के शुरू में पढ़ा है। नंबर 1, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस बहुत ज्यादा मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बहुत सारे स्पीशीज मैंने आपको बताया पोलर बियर जैसे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। सीजन्स पे बहुत फर्क पड़ रहा है, सीजन्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, टाइम पे बारिश नहीं हो रही, टाइम पे सर्दी नहीं हो रही, टाइम पे गर्मी नहीं हो रही, एंड
नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिल रहे हैं हमें, कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ये सब बच्चों कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करने से हो रहा है। ठीक है, डन सर, क्या बात है। अब आ रहा है ओजोन डिप्लीशन। ये भी हमने अभी पीछे पढ़ा कि ओजोन डिप्लीशन क्या है, जो हमारी ओजोन लेयर है उसका खराब होना। ओजोन डिप्लीशन रेफर्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर फोर्सेस, में ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स भी आते हैं। अब ये क्या है, क्या है सर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स? बच्चों ये कूलिंग सब्सटेंसेस में होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर्स में हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर्स में हो गए, इनमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो या ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स हो, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारी ओजोन लेयर को खराब कर रहे हैं। ठीक है, ये ओजोन डिप्लीशन में आ जाएगा। कॉजेस क्या है? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं कूलिंग सब्सटेंसेस के तरीके से यूज होते हैं एसी रेफ्रिजरेटर्स में, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसके बाद एरोसोल प्रोपेलेंट्स एंड ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, ये भी मैंने आपको बताया, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज हो रहे हैं। ठीक है, इससे होगा क्या अगर हमारी ओजोन लेयर खराब हो जाएगी? यूवी रेज घुस जाएंगी, जिससे स्किन कैंसर होगा, ह्यूमन बींग्स को प्रॉब्लम आएगी। यूवी रेडिएशन से हम लोग देखेंगे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ बहुत सारे प्लांट्स जो हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, उनकी भी ग्रोथ पे इम्पैक्ट आएगा। तो देखो, जल वाले जीवों को भी परेशान कर रहे हैं, जमीन वाले भी, यानी हम लोगों को भी परेशान कर रहे हैं, प्लांट्स को भी परेशान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमारे लिए डेंजरस है ये ओजोन लेयर का खराब हो जाना। ठीक है, परफेक्ट। ये तुमने वैसे छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तुमने ये सब, तुम्हें लग रहा होगा अरे यार ये तो सब बढ़िया मस्त चीज है। अबे नालायको, इस पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है। जैसे तुम लोग आज एक काम करना, डिग्रेडेशन का, ओजोन का, डिफॉरेस्ट्रेशन का, इन सब के एक पिक्चर्स जरूर गूगल पे देख लेना, है ना, कि कौन कौन सी फोटो दी हुई है। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, फोटो बनी हुई होगी, आपको बोलेगा इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, इसके रीजंस बताओ और इसको कैसे क्योर करना है ये बताओ। तो ऐसा सवाल बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अब एक प्रोटोकॉल आ रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बच्चों एक ट्रीटी थी जो साइन करी गई थी, इंडिया भी इसका मेंबर बना, इंडिया ने भी साइन करा है, जिसमें यह बोला गया था कि हम 2013 तक जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या ये सारी चीजें बन रही हैं, इसको बंद कर देंगे, इसको रोक देंगे। तो देखो क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज अ हिस्टोरिकल ट्रीटी डिजाइन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द यूएन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, विच इज सपोज टू बी द मेन रीजन फॉर ओजोन डिप्लीशन। इसके अंदर जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने एग्री करा कि हम फ्रीज कर देंगे, किसको फ्रीज कर देंगे? कंजम्पशन और प्रोडक्शन को क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के 2013 तक। ओके, इसके बाद बच्चों एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए? अरे कितना आसान सवाल पूछ रहा है, एनवायरनमेंट को कैसे बचाएं? हाउ टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट बेटा। नंबर 1, सोशल अवेयरनेस। लोगों में अवेयरनेस लेके आओ, लोगों में जागरूकता लेके आओ, लोगों को अवेयर करो कि पॉल्यूशन से कैसे बचना है, लोगों को अवेयर करो कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को एजुकेट करो, लोगों को बताओ कि इससे कितना नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस से ही चीजें बेटर होती हैं। दूसरा, ये तो आपको पता ही है भाई, इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये तो भैया पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, एफॉरेस्ट्रेशन। एफॉरेस्ट्रेशन का मतलब है बच्चों पेड़ लगाना, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, सब जगह कहा जाता है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, मैं बोलता हूं प्लांटिंग के साथ साथ केयरिंग ऑफ ट्रीज एज वेल। भाई तुमने पौधा लगा दिया, केयर करी नहीं, मर जाएगा वो 1 हफ्ते बाद, 10 दिन, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद मर जाएगा बच्चों वो पेड़। तो कहीं ना कहीं आपको उस पौधे का ध्यान भी रखना है, सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, जिम्मेदारी भी लो उसकी। तो एफॉरेस्ट्रेशन के साथ मैं बोलता हूं केयरिंग ऑफ ट्रीज एज वेल। उसके बाद कंट्रोल करो जितना पॉल्यूशन एग्रीकल्चर से हो रहा है, इंडस्ट्री से हो रहा है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, उसको बचाओ, रोको उसको। ठीक है, अगला वाटर मैनेजमेंट, पानी वेस्ट ना हो, रिसाइकल हो जाए, अच्छे से यूटिलाइज हो जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी टेक्निक्स को यूज किया जाए, पानी बचाया जाए। उसके बाद सॉलिड वेस्ट को भी मैनेज किया जाए, कहीं ना कहीं जो सॉलिड वेस्ट है वो भी रिसाइकिल किया जाए, ऐसे इधर उधर ना फेंका जाए, तभी तो पॉल्यूशन कंट्रोल होगा ना बेटा, राइट। चलो सर, लास्ट टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जितने भी हमारे आसपास रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूज करना
कि ये वाली जनरेशन भी यूज कर ले और आने वाली जनरेशन भी यूज कर ले। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, हम लोग भी यूज कर ले, एंड विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, ताकि खत्म ना कर दें हम रिसोर्सेज को और आने वाली जनरेशन के लिए भी बचे। ठीक है, द कॉम्पिटिटिव प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कैसे अचीव कर सकते हो, यानी आप रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हो फ्यूचर जनरेशंस के लिए। नंबर 1, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को तरीके से यूज करो, बहुत ज्यादा यूज मत करो। आपको पता है वो रिन्यू हो जाएंगे, बट दैट डजंट मीन कि आप उसकी रिन्यूएबल रेट से ज्यादा उसको एक्सट्रैक्ट करो। वही वाली बात मैंने बताई ना कि जो रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन है वो कम होना चाहिए रिन्यूएबल से, सीधी सीधी सी बात है। नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल को रिन्यूएबल के साथ सब्सटीट्यूट कर दो। नॉन रिन्यूएबल आपको पता है कि एक बार खत्म हो गए तो रिन्यू नहीं होंगे भाई, तो कोशिश करो कि उनकी जगह रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज किए जाएं। ठीक है, उसके बाद इनपुट एफिशिएंसी लेके आई जाए, यानी वेस्टेज कम से कम हो। इनपुट एफिशिएंसी का मतलब है कि वेस्टेज को कम से कम किया जाए, किसी भी तरीके की वेस्टेज कहीं पे ना हो, रिसोर्सेज को बढ़िया से कैलकुलेटिव वे में यूज किया जाए। उसके बाद पॉल्यूशन एज वेल एज पॉपुलेशन, दोनों को कंट्रोल कर लो भाई। पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो कम डिमांड आएगी चीजों की, पॉल्यूशन कंट्रोल होगा तो बेटर हमें रिसोर्सेज मिलेंगे। राइट, बढ़िया सर। सर क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम लोग यूज कर सकते हैं ये सब करने के लिए, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं? आओ बच्चों, ये ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई हैं, सब सिंपल है। सबसे पहला, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज यूज करो। एनर्जी के लिए सोलर एनर्जी यूज करो, विंड एनर्जी यूज करो, पानी बचाओ भाई, नॉन कन्वेंशनल, तभी तो पानी फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचेगा। दूसरा, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस यूज करो, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की जगह आप उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिल्कुल ग्रीन, हम बिल्कुल वो जो पहले समय में चलते ना, अल्टीमेटली जो वेस्ट से, एनिमल वेस्ट से आपने फर्टिलाइजर्स बनाए, एनिमल वेस्ट से आप लोगों ने चीजें बनाई, उसको यूज किया जाए, तो ना कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को। ऑर्गेनिक फार्मिंग करी जाए बेसिकली। ठीक है, उसके बाद क्लीनर फ्यूल्स यूज किए जाए, ये तो पीछे भी हमने देखा कि एलपीजी, सीएनजी को यूज करो। बायो कंपोस्ट को यूज करो, वही एनिमल वेस्ट वगैरह यूटिलाइज करो रादर देन केमिकल फर्टिलाइजर्स। देन अनसस्टेनेबल पैटर्न्स को खत्म करके सस्टेनेबल यूज करे जाए, यानी अगर कहीं पे भी अनसस्टेनेबल पैटर्न्स हैं कंजम्पशन के, प्रोडक्शन के, उसको चेंज करके बेटर पैटर्न्स यूज करे जाएं। मिनी हाइडल प्लांट सेटअप करें, बिजली बहुत तरीके से बनाएं, है ना। उसके साथ बायोपेस्ट पे कंट्रोल करें। तो बच्चों, ये सारे हमारे स्ट्रैटेजीज हमने पढ़े थे, किस चीज के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। बहुत आसान सा चैप्टर है, मतलब आपने ऑलरेडी, आप सब जानते हो इसके बारे में। इट इज जस्ट कि हमें एक रिवीजन लेना था, रिवीजन ले लेंगे तो हमारा मजा आ जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब कल 3 बजे तक 2 चैप्टर ये इंडियन इको के याद कर लेना भाई। अकाउंट्स में आज कैश फ्लो कराया, पूरा कैश फ्लो अच्छे से एक बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा बढ़िया तरीके से। कल मिलते हैं, कल कुछ और चीजें करेंगे। एक काम करेंगे, 20 डेज पूरी करके परसों तुम्हें मैं एक ब्रेक दे दूंगा 1 दिन का, ठीक है। तो तुम लोग आराम से अपनी 2 दिन, क्योंकि कल भी ये काफी हैवी डे रहेगा, इको के कल भी 2 वीडियोज होंगे ही होंगे, इशू ऑफ शेयर्स कराऊंगा कल तुम लोगों को, तो कल भी काफी हैवी डे रहने वाला है। तो मैं तुम्हें कल का काम खत्म करा के परसों एक ब्रेक दे दूंगा कि बीच में एक ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो 2 हैवी दिन है ना, इनको डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगेगा तुम लोग को। तो एक ब्रेक दे देंगे परसों, ताकि आप अच्छे तरीके से कर पाओ। खत्म कर देंगे फिर अपनी सीरीज को, एंडिंग पे ही है, ठीक है। Thank you so much everyone for joining in. I'm gonna see you all super soon. Till then, see ya. Take care. Bye bye. Keep growing, keep glowing, keep smiling.